हेलो एवरीवन, नमस्ते। माय नेम इज भगवती पाटीदार। वेलकम टू कक्षा 13। दोस्तों, ये लेक्चर है हमारा डेरिवेशंस का, जिसमें हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी के डेरिवेशन कंप्लीट करने वाले हैं। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने कुछ डेरिवेशंस देखे हैं और जो रिमेनिंग है वो इस लेक्चर में हम करेंगे। ठीक है, तो जैसा कि आपको पता है हम लोग ये डेरिवेशन की सीरीज कर रहे हैं। मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर के, सेकेंड चैप्टर के और ये थर्ड चैप्टर का ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है यहाँ पर डेरिवेशन। इस लेक्चर में हम लोग सारे डेरिवेशंस कंप्लीट कर चुके होंगे और इसके बाद अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको किस चैप्टर के डेरिवेशन चाहिए। ठीक है, जो आपकी डिमांड होगी उसके अकॉर्डिंग मैं आपको डेरिवेशंस कंप्लीट करवा दूंगा। तो चलिए ठीक है, यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। ये पार्ट सेकंड है। इसका पार्ट फर्स्ट जो है हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा है। एक रिकैप देख लेते हैं कि हमने अभी तक कौन कौन से डेरिवेशन कंप्लीट किए हैं और आने वाले डेरिवेशन कौन से हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप देखेंगे जो हमने कल डेरिवेशंस पढ़े हैं तो उसमें एक आपने पढ़ा है जिसको आप कहते हैं वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। मैंने आपको इसके तीन नाम बताए हैं। एक होता है आपका वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, इसी को बोलते हैं आपकी माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। अगर पेपर में वेक्टर फॉर्म नहीं बोलकर माइक्रोस्कोपिक फॉर्म बोलता है तो भी आप ये कर सकते हैं। और तीसरा यहाँ पर जो है वो रिलेशन है, रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी जिसको आप जे कहते हैं, फिर आपका सिग्मा मतलब आप कंडक्टिविटी कहते हैं, और देन आपका ई मीन्स आपका इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इन तीनों के बीच में रिलेशन भी हम इसी डेरिवेशन से प्रूव करते थे। सिंपल, आप लोगों को जब डेरिवेशन कंप्लीट करते हैं तो आपको डेरिवेशन में उसका रिलेशन जरूर याद होना चाहिए। हमने देखा था कि जे करंट डेंसिटी जो होती है वो होती है सिग्मा टाइम्स ऑफ ई। ठीक, ये आपका माइक्रोस्कोपिक फॉर्म भी हुआ। और इसी को अगर आपको वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, आप इसका वेक्टर ले लीजिए। अब आपको पता है कि कंडक्टिविटी जो होती है वो तो आपकी वेक्टर नहीं होती है, तो आपके लिए करंट डेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये वेक्टर क्वांटिटी है। राइट, चलिए नेक्स्ट डेरिवेशन हमने कौन सा देखा था उसकी बात करते हैं। अगला आपने देखा था रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड रिलैक्सेशन टाइम। तो ये जो आपने रिलेशन निकाला था इसमें आपने ड्रिफ्ट वेलोसिटी समझा था, देन आपने पूरा रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है, मीन फ्री पाथ क्या होता है, सब निकाला था। हमने एक डेरिवेशन फाइंड आउट किया है जिसमें हमने बोला कि हमारा जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है इट इज माइनस ई, है ना, माइनस लगाना क्यों जरूरी है आप जानते होंगे शायद, डिवाइडेड बाई एम इनटू टाउ एवरेज, है ना। एवरेज लिखे ना लिखे कोई दिक्कत नहीं है, पर आपने ये डिराइव किया था। ठीक है, और आपने इसको फर्स्ट लॉ ऑफ इक्वेशन ऑफ फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से डिराइव किया था, याद है ना। तो ये आपका डेरिवेशन है, रिलेशन है वीडी मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी और आपका रिलैक्सेशन टाइम के अंदर। व्हाट इज ई बाई एम, ई बाई एम जो है ये आपका इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन होता है, याद रखिएगा, है ना। अगर पेपर में कहीं न्यूमेरिकल आ गया सीबीएसई वाले स्टूडेंट्स, व्हाट इज द एक्सेलरेशन या व्हाट इज द एमपी बोर्ड वालों के लिए भी आ सकता है, किसी भी बोर्ड में ऑब्जेक्टिव भी आ सकता है, व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन अ कंडक्टिंग वायर व्हेन वी अप्लाइड अ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कंडक्टर। तब आपको ये बताना पड़ेगा कि ये ई बाई एम होता है। व्हाट माइनस इंडिकेटिंग इज हियर, क्या कर रहा है ये माइनस, यहाँ क्यों आया है, ये इसलिए आया है क्योंकि जो आपका फील्ड होता है, फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में आपका क्या लगता है, वेलोसिटी होती है। फील्ड की डायरेक्शन जो होती है कंडक्टिंग वायर में, थोड़ा सा यहां पर आपने देखा भी है, ये देखिए फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, ये राइटवर्ड है ना। फील्ड की डायरेक्शन किधर है, राइटवर्ड। और अगर आप ड्रिफ्ट वेलोसिटी देखेंगे तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी आपको यहां दिखाई दे रही है ना। तो ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी और फील्ड जो होते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होते हैं, इनमें डायरेक्शन अपोजिट होती है, इस वजह से यहां पर माइनस आता है। राइट, चलिए नेक्स्ट डेरिवेशन। नेक्स्ट डेरिवेशन देखते हैं हम लोग, हमने क्या किया था। अगला है हमारा रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक करंट। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक करंट में क्या रिलेशन है ये आपको रटना ही है। ये है आपका I इक्वल्स टू एन ई ए वी डी। आप इसको आज दिन भर में 20 बार बोल लीजिए, है ना। आप इसको दिन भर में बोल लीजिए, I इक्वल्स टू एन ई ए वी डी, आई इक्वल्स टू एन ई ए वी डी, आई इक्वल्स टू एन ई ए वी डी, आपको रिलेशन मिल जाएगा। व्हाट इज I, करंट है यहाँ पर, इलेक्ट्रिक करंट जो ये इस वायर में फ्लो होगा, और वी क्या है, तो ये है आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, ये रिलेशन है इन दोनों के बीच में, ये डिराइव किया था आपने यहाँ पर। ठीक, देन आपने एक डेरिवेशन किया है ओम्स लॉ का। ये ओम्स लॉ जो है, वैसे तो आप एक बेसिक जो 9th में पढ़ते हैं वो क्या होता है, V इज प्रोपोर्शनल टू I, और फिर आप इसको लिख देते हैं V इक्वल्स टू IR। ये सब पुरानी बातें हैं, ये नहीं पूछा जाएगा, 9th की साइंस है। ठीक है, 9th की साइंस में ओम्स लॉ ऐसे पढ़ाया जाता है। अभी थोड़ी देर पहले आपने ओम्स लॉ जो देखा था वो कैसा देखा था, आपने बोला था कि J इक्वल्स टू सिग्मा इंटू ई, आपने ये एक ओम्स लॉ देखा है। ठीक, और अब इसी तरीके से एक फॉर्म और आता है
ओम्स लॉ को डिराइव करने का तरीका है, हम किसकी हेल्प लेते हैं वहां पर, ड्रिफ्ट वेलोसिटी की। किसकी हेल्प लेते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और कई बार आता है डिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ विद द हेल्प ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। तो आप उसको कैसे सॉल्व करेंगे, आपको ये फॉर्मूला पता, I इक्वल्स टू एनी वी डी, जस्ट अभी किया था। वीडी की वैल्यू रख दीजिए, वीडी की वैल्यू रखने के बाद ई को चेंज कर दीजिए, ई होता है आपका एम वी बाई एल, हमने पहले भी देखा है, तो आप इससे रिलेट कर पाएंगे। और यहां पर आपके पास एक ये रिलेशन आ जाएगा, v बाई आई इक्वल्स टू एम एल बाई ए एन ई स्क्वायर इंटू टाउ। और आप इसको बोल सकते हैं कि ये r के बराबर हो, क्योंकि ये v बाई आई जो होता है इट इज ऑल्सो इक्वल्स टू r। समझ गए बात, ठीक। और ये फिर आपका v इक्वल्स टू आई आर हो जाएगा, करेक्ट। चलिए, इससे हमने रो की वैल्यू भी निकाली थी। अब हम अपने नेक्स्ट डेरिवेशंस, जो आज के इंपॉर्टेंट डेरिवेशन होने वाले हैं, आज के सेशन पर एंटर करते हैं और इसको स्टार्ट करते हैं। ये है हमारा सेल के बारे में, ठीक है। अब ये वो सेल बायोलॉजी वाली सेल नहीं है ना, वहां पर जो सेल होती हैं वो हमारी जो स्ट्रक्चर बनाने, बॉडी स्ट्रक्चर जो होता है, डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स का बॉडी स्ट्रक्चर बनाता है, ये सेल हमारा पावर वाला सेल है, ठीक है। जो हम नॉर्मल हमारे बैटरीज की जिनकी बात करते हैं, जैसे हमारे पास मोबाइल की बैटरी होती है, हमारे घर में इन्वर्टर की बैटरी होती है ना, या चार्जेबल बैटरी जो होती है, या हमारे जो वॉच में या जो लगी हुई है ना एक बैटरी पीछे, उनकी बात कर रहे हैं। तो एक वर्ड यूज हो रहा है बार बार बैटरी, और एक वर्ड होता है यहाँ पर जो लिखा हो रहता है सेल। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो जब आप सेल की बात करते हैं तो मैं आपको यहाँ पर एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। ये आपका एक सेल है, क्या है ये, सेल है। ये जो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ये आपको एप्सिलॉन टाइप दिख रहा होगा या आर दिख रहा होगा, इनको सबको बताता हूं मैं अभी। ये सेल कहलाता है। अगर आपने सेल को कई सारे सेल को, ऐसे ही कुछ सेल मैंने यहां बनाता हूं मैं आपके लिए, ठीक है। अगर ऐसे कई सारे सेल को आपने कनेक्ट कर दिया, ठीक, ऐसे कनेक्ट कर दिया आपने, राइट, तो आपका ये एक सेल हो गया, ठीक। देन आपने उसके साथ में एक और सेल जोड़ दिया, फिर आपने उसके साथ में एक सेल और कनेक्ट कर दिया। तो जब ऐसे आप नंबर ऑफ सेल्स को कनेक्ट कर देते हैं, तो कंबाइंडली दिस सिस्टम इज नोन एज बैटरी, ठीक है। इस सिस्टम को आप क्या कहते हैं, ये बैटरी है, समझ गए। तो द कॉम्बिनेशन ऑफ सेल इज बैटरी, डायरेक्ट याद रखेंगे, द कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स इज बैटरी, ठीक। इसको मैं इरेज कर देता हूं। क्लियर है यहां तक बात, बैटरी किसे कहते हैं, शायद आपको समझ में आ गई होगी बात, है ना। तो अब यहां से समझते हैं हम लोग अपना बैटरी वाला सिस्टम या सेल वाला सिस्टम। पहले सेल समझेंगे, बैटरी तो कोई बड़ी बात नहीं है, जब कॉम्बिनेशन हो जाता है तो वो बैटरी बन जाती है, ठीक। चलिए, अब देखिए हमने क्या किया है, हमें पहले हेडिंग पढ़ लेते हैं। हमें रिलेशन निकालना है किस किस के बीच में, टर्मिनल पोटेंशियल, ईएमएफ एंड इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है। इनके बीच में हमें रिलेशन निकाल। तो रिलेशन में निकालने के पहले ये टर्म तो समझे कि होती क्या है ये टर्म्स। जैसे सबसे पहले लिखा है टर्मिनल पोटेंशियल, क्या लिखा है, टर्मिनल पोटेंशियल। तो टर्मिनल पोटेंशियल क्या होता है, इसको समझने के लिए मैं आपको एक नॉर्मल केस ले लेता हूं, जो मैं अक्सर एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए आप मार्केट गए, ठीक है, और आपको परचेस करना है एक हमारी जो वो वॉल वॉच है ना, उसका सेल परचेस करना है हमें, है ना, बैटरी परचेस करना है। आपने अंकल को बोला कि अंकल एक जो हमारे घर की घड़ी है उसके लिए आप एक सेल दे दीजिए, ठीक है, एक सेल दे दीजिए, खरीद के लाए। आप जब उस सेल को खरीद के लाए तो जब आपने उसको खरीदा तो देखा कि उसके ऊपर लिखा हुआ था 5 वॉट, है ना, 5 वोल्ट। कितना लिखा था, 5 वोल्ट। फॉर एग्जाम्पल कितना लिखा था, 5 वोल्ट लिखा था, ठीक है। बहुत ज्यादा हो जाएगा पर ठीक है, 5 वोल्ट लिखा हुआ है। आपने अभी उसको अपनी घड़ी में इंसर्ट नहीं किया है, मतलब उसको घड़ी में फिट नहीं किया है, असेंबल नहीं किया है, ठीक है। आप उसको बाहर से देख रहे हैं। अभी मुझे बताइए कि जो आपका एक सेल है, मैं छोटा सा एग्जांपल भी ले लेता हूं, डायग्राम बनाकर बता देता हूं आपको। मान लीजिए वो आप ये परचेज जो करके लाए, वो सेल ये है, ठीक है, ये वो सेल है जो आप परचेज करके लाए हो, ठीक है। अभी इसके ऊपर कितना लिखा हुआ है, फॉर एग्जांपल हमने जो लिया 5 वोल्ट लिखा हुआ है। क्या आपने इसको किसी सर्किट में कनेक्ट किया है, नहीं। क्या आपने इसको अभी घड़ी में लगा दिया है, क्या आप इससे बल्ब चला रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। अभी ये ओपन सर्किट है। कैसा है, ओपन सर्किट, मतलब इसके दोनों एंड जो है वो किसी से कनेक्टेड नहीं है। तो जब कोई सेल या जब कोई बैटरी ओपन सर्किट में होती है, याद रखिएगा, जब कोई बैटरी या जब कोई सेल ओपन सर्किट में होता है, खुला होता है, तब इनके पोटेंशियल, इनके एंड्स पे जो पोटेंशियल ड्रॉप होता है, जैसे यहां पे ये नेगेटिव हो गया और ये पॉजिटिव, तो यहां पर जो 5 वोल्ट लिखा हुआ है जो आपको मार्केट से मिला है, तो ये कहलाता है ईएमएफ, जिसको आप कहते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। याद रखिएगा, व्हेनेवर देयर इज ए ओपन सर्किट ऑफ अ सेल,
then the potential difference across the terminal of the cell is EMF। ठीक है, मतलब जब इन दोनों के सिरों के बीच में आपने कोई भी एक सर्किट कनेक्ट नहीं किया है, आपने इसको किसी परिपथ में नहीं जोड़ा है, तब इस पे जो दोनों सिरों के बीच में जो विभवांतर होता है ना, वो कहलाता है विद्युत वाहक बल या इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, राइट। अब आपने क्या किया, अब आपने इसको किसी सर्किट में कनेक्ट कर दिया। मान लीजिए आप घर लाए और आपको टाइम पास करना था, आपने इससे बल्ब चालू किया। क्या चालू किया, एक यहां पर आपने क्या लगाया हुआ था, ये बल्ब लगाया हुआ था, रेजिस्टेंस उसका R था। अब क्या होगा, अब इस सेल से एक करंट फ्लो होने लगेगा। क्या फ्लो होने लगेगा, सेल से करंट फ्लो होने लगेगा। क्यों करंट फ्लो होने लगेगा, क्योंकि अब इसका सर्किट कंप्लीट हो गया है ना। इसका सर्किट जब कंप्लीट हो जाएगा, तब अगर आप इसके सिरों के बीच में, मतलब इसके टर्मिनल के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस देखेंगे, तो वो कहलाता है टर्मिनल पोटेंशियल। वो क्या कहलाता है, टर्मिनल पोटेंशियल। क्या कुछ बात समझ में आई? जब सेल सर्किट में नहीं लगा हुआ था, उसके एंड्स जो थे वो ओपन थे, तो वो कहलाया ईएमएफ। लेकिन जब उसके आपने इन सेल को किस में लगा दिया, घड़ी में लगा दिया, आपने किसी सर्किट में लगा दिया, आपने इससे कोई एक छोटा रोटेटिंग फैन चलाना था वो चला दिया, आपने इससे बल्ब चालू कर दिया, कुछ भी कर रहे हैं आप, तो उस समय जो यहां पर टर्मिनल पोटेंशियल, ये जो पोटेंशियल डिफरेंस आता है इसके एंड पर, वो कहलाता है टर्मिनल पोटेंशियल, सिरों के मध्य विभवांतर। ठीक है, तो ये दोनों बातें समझ में आई, टर्मिनल पोटेंशियल क्या होता है और ईएमएफ क्या होता है। ठीक, अब ये ऐसा क्या हुआ कि इसमें डिफरेंस आया। आपने अलग अलग नाम क्यों रखे? अगर ईएमएफ ही होता तो दोनों बार ईएमएफ बोलो, और अगर वो टर्मिनल पोटेंशियल ही है तो दोनों बार टर्मिनल पोटेंशियल बोलो। अलग अलग नाम रखने के पीछे क्या रीजन है उसको देखते हैं, कारण क्या है। ठीक, एक्चुअल में मैं आपको सेल का एक डायग्राम और बना के बताता हूं, थोड़ा सा इसको अपन बड़े लेवल पर देखते हैं, जो आप केमिस्ट्री में बहुत अच्छे से पढ़ते हो सेल्स। ठीक, ये आपका सेल है, और इस सेल के अंदर आपने ये जो मैं भर रहा हूं, ये है इलेक्ट्रोलाइट। ये क्या है, इलेक्ट्रोलाइट है, विद्युत अपघट्य जिसको आप कहते हैं, राइट। और ये आपका एक टर्मिनल हो गया, और एक आपका ये टर्मिनल हो गया जो नेगेटिव पे है, एक प्लस पे है एक माइनस पर है। ठीक है, जब आप इसको ओपन रखते हैं, तब यहां जो डेल वी आता है वो कहलाता है ईएमएफ। क्या कहलाता है, ईएमएफ। और ईएमएफ को हम एप्सिलॉन से डिनोट करते हैं। ठीक है, बट एज यू अप्लाई this cell in a circuit या as you attach the cell in the circuit, तब क्या होने लगेगा, तब यहां पर करंट फ्लो होने लगेगा। और जो करंट फ्लो होगा, तो जरा ध्यान से देखिएगा, इस ऊपर वाले सर्किट में तो करंट दिखाई दे रहा है, लेकिन नीचे आपका जो ये सर्किट है, ध्यान से देखिएगा, है ना, नीचे ये जो सर्किट है, यहां पर आपके ये क्या है, इलेक्ट्रोड्स हैं। ये दोनों क्या हैं, ये इलेक्ट्रोड्स हैं। अब इलेक्ट्रॉन को फ्लो होना था, इलेक्ट्रॉन जो है वो हमारे करंट की डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं। तो अगर कोई कह रहा है कि आपका करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, तो इलेक्ट्रॉन को किधर जाना चाहिए, रिवर्स। इलेक्ट्रॉन को इधर से इधर जाना चाहिए, है ना। इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन कैसी होना चाहिए, ये वाली डायरेक्शन होना चाहिए, ये वाली। ये कौन आ रहा है, ये इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन आएंगे तो यहां तो दोनों टर्मिनल अलग अलग है ना, इसमें कैसे ट्रेवल करेंगे। तो ये जो इलेक्ट्रोलाइट मटेरियल होता है, उस इलेक्ट्रोलाइट मटेरियल के अंदर इलेक्ट्रॉन ट्रेवल करते हैं। समझ में आई? इस इलेक्ट्रोलाइट मटेरियल के अंदर इलेक्ट्रॉन ट्रेवल करते हैं, और इलेक्ट्रॉन जब जा रहे होते हैं तो बीच में उसके एटम्स होते हैं, किसके, जो आपने इलेक्ट्रोलाइट मटेरियल फिल किया है, वो इलेक्ट्रोलाइट मटेरियल से ये इलेक्ट्रॉन्स टकराते हैं, और वहां पर एक रेजिस्टेंस पैदा होता है। क्या पैदा होता है, रेजिस्टेंस। जो रेजिस्टेंस या प्रतिरोध बनता है उसको हम कहते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस। क्या कहते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस। समझ में आई? सेल के अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट है, उस इलेक्ट्रोलाइट की वजह से जो आपका रेजिस्टेंस ऑफर हो रहा है, जो उसको रुकावट आ रही है, इलेक्ट्रॉन के फ्लो में जो बाधा बन रही है, उसको हम कहते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस, आंतरिक प्रतिरोध। अब आपका पहले करंट फ्लो नहीं हो रहा था, तब पोटेंशियल कितना था आपका एप्सिलॉन, लेकिन अब करंट फ्लो हो रहा है, और करंट फ्लो होने में कौन अवरोध बन रहा है, कौन रुकावट बन रहा है, कौन अड़चन लगा रहा है, तो वो लगा रहा है आपका इंटरनल रेजिस्टेंस। इसलिए जो टर्मिनल पोटेंशियल आता है, टर्मिनल पोटेंशियल जो आता है वो थोड़ा कम हो जाता है। क्यों कम हो जाता है, क्योंकि इस समय करंट फ्लो हो रहा होता है और उसको एक रेजिस्टेंस भी मिलता है। ठीक है, आपको ये बात बहुत अच्छे से पता होगी कि जब आपका रेजिस्टेंस आ जाता है तो करंट की वैल्यू डिक्रीज हो जाती है, रेजिस्टेंस होगा तो करंट कम फ्लो होगा। ये तो बात बनी सी बात है, आप सब जानते हो, है ना। ठीक है, ये बात तो शायद अब समझ में आ गया होगा इन तीनों टर्म्स का आपको मतलब कि ये एक्चुअल में होते क्या है। अब हम इनका रिलेशन निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेंगे, इनके बीच में जो रिलेशन है वो एक्चुअल में किस किस के बीच में रिलेशन निकालना है आपको। तो अगर आप देखें तो आप रिलेशन निकालना चाह रहे हैं, एप्सिलॉन मतलब आपका ईएमएफ, टर्मिनल पोटेंशियल मतलब V, और आपका इंटरनल रेजिस्टेंस मतलब स्मॉल r,
इंटरनल रेजिस्टेंस मतलब स्मॉल आर। ठीक, चलिए इनके बीच में रिलेशन जब निकालना होगा तो सबसे पहले हमने यहाँ पे एक सर्किट कंसीडर किया है। ये सर्किट देख लीजिए, ये आपका लगा हुआ है एक सेल। क्या लगा हुआ है? सेल, जिसका प्लस टर्मिनल ये है और माइनस टर्मिनल ये है। इसको मैंने सेल कहा था, इसको क्यों? सेल के अंदर इंटरनल रेजिस्टेंस भी होगा। सेल के अंदर क्या होगा? उसका आंतरिक प्रतिरोध होगा। अब यहां से आपका क्या चला? यहां से आपका करंट चलना स्टार्ट किया था। करंट की फ्लो की डायरेक्शन कौन सी होगी? प्लस से माइनस, तो ये चला। यहां पर आपने क्या किया हुआ है? कोई बल्ब वगैरह या कोई एक अप्लायंस ऐड कर दिया है जिसका आपने बोला कि रेजिस्टेंस आर है और करंट फिर इधर आ गया। ठीक, ये आपका सर्किट है। नॉर्मल सा सर्किट डायग्राम है, कोई बड़ी बात नहीं है। इसको समझते हैं। अब हमें रिलेशन निकालना, हम रिलेशन निकालते हैं। ठीक, चलिए सबसे पहले देखेंगे कि मान लेते हैं कि ये जो सेल है इसमें कोई भी करंट, ये किसी भी सर्किट में जुड़ा हुआ नहीं है। ठीक है, ये कोई भी सर्किट में जुड़ा हुआ नहीं है, मतलब इसको आपने ओपन सर्किट रखा है। जब आप इसको ओपन सर्किट रखोगे तो भाई क्या किसी सर्किट में करंट फ्लो होगा? बिल्कुल नहीं होगा, है ना। तो हम ये बोल सकते हैं कि व्हेनेवर देयर इज ओपन सर्किट, है ना, क्या हो? जब भी कभी ओपन सर्किट हो तब उसमें कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा। तो पहली कंडीशन हमने बनाई कि देयर इज नो करंट ड्रॉन फ्रॉम द सेल, दैट इज सेल इन दी ओपन सर्किट। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि I बराबर 0 हो गया? और इस समय जब I बराबर 0 होगा तो ये जो पोटेंशियल होगा वो पोटेंशियल किसके बराबर हो जाएगा? वो EMF के बराबर हो जाएगा। पोटेंशियल किसके बराबर हो जाएगा? EMF। हमने अभी बताया कि EMF हम किसे कहते हैं? जब सर्किट में कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रहा हो या सर्किट ओपन सर्किट हो। ठीक है, पहली चीज। अब मान लीजिए आपने इसको सर्किट में कनेक्ट कर दिया है और करंट फ्लो हो रहा है, तो जरा ध्यान से देखिएगा। करंट जब फ्लो होगा तो एक रेजिस्टेंस ये हो गया आपका, एक रेजिस्टेंस ये हो गया, एक ये वाला रेजिस्टेंस हो गया और एक रेजिस्टेंस ये है। दो रेजिस्टेंस आ चुके हैं आपके पास। ठीक, तो अब कंडीशन 2 की बात करें। कंडीशन 2 क्या है? जिसमें हम लोगों ने कहा कि सर्किट कंप्लीट हो गया है और उसमें करंट फ्लो हो रहा है। अब अपने सर्किट कनेक्ट कर दिया है। नाउ कंसीडर अ सेल ऑफ EMF E epsilon and internal resistance R are connected across a external resistance of R, then the current drawn कितना हो जाएगा? तो वो हो जाएगा आपका I बराबर एप्सिलॉन डिवाइडेड बाई R प्लस R। क्यों? क्योंकि आपका पोटेंशियल कितना था? EMF, आपका EMF था एप्सिलॉन। और अगर मैं R नेट की बात करूं तो आपके पास जो अब सर्किट है, अब सर्किट जो बना है, जब आपने इसको सर्किट में कंप्लीट कर दिया है, कनेक्ट कर दिया है, तो जरा ध्यान से देखो, R और ये R, ये दोनों किस में आ गए हैं? ये दोनों आ गए हैं सीरीज में। ठीक, तो हमने कहा कि हमारे पास जो I का रिलेशन होगा ये हो जाएगा। ठीक, अब आप इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दीजिए। हम क्या जानते हैं? V बराबर IR होता है, तो ये ओम्स लॉ से हमने लिखा V इक्वल्स टू IR। इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को, करंट को आप क्या करिए? बैलेंस करिए। जब आप इन करंट दोनों वैल्यूज को जब बैलेंस करते हैं तो आपके पास क्या बनता है? V बाई R जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा? I की ही वैल्यू है एप्सिलॉन बाई R प्लस R। ठीक, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये ऊपर चले जाएगा, इधर चले जाएगा, तो कितना हो जाएगा? एप्सिलॉन इंटू R बराबर कितना हो जाएगा? V टाइम्स ऑफ R प्लस R। ये हो जाएगा, है ना। तो आपके पास ये हो गया और फिर इसके बाद आप क्या करेंगे? इसको थोड़ा सा रीशफल करेंगे, मतलब R को नीचे ले आइए। R को जब नीचे ले आएंगे तो ये बन जाएगा I। क्या बन जाएगा? I। सिग्मा, ये एप्सिलॉन एप्सिलॉन रहेगा, ये सेम रहा है। अब हमने क्या किया है? इसका मल्टीप्लाई किया है, तो ये बन गया IR और ये बन गया I स्मॉल r। और IR जो होता है ये अगेन किसके बराबर होता है? ये होता है V के बराबर, है ना। V इक्वल्स टू IR होता है, हमने ओम्स लॉ से पढ़ा हुआ है, तो इसको आपने लिख दिया V। इसको थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे तो V बराबर क्या हो जाएगा? एप्सिलॉन माइनस IR। तो आपके पास एक रिलेशन आया, V बराबर एप्सिलॉन माइनस IR। V बराबर एप्सिलॉन माइनस IR। इस रिलेशन को आप याद कर लीजिए। क्या रिलेशन है? तो ये है V बराबर एप्सिलॉन माइनस IR, टर्मिनल पोटेंशियल। ठीक है, ये क्या है? ये है आपका EMF और ये क्या है? ये है आपका इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक, तो इन तीन के बीच में जो आपको रिलेशन निकालने को बोला गया था वो ये था। ठीक, इसको थोड़ा सा ठीक करके ऐसा भी लिख सकते हैं, बट हाँ आप ये याद रखेंगे, V बराबर एप्सिलॉन माइनस IR। करेक्ट, ये डेरिवेशन आपका हुआ रिलेशन का। नेक्स्ट डेरिवेशन देखते हैं। अब हमारे पास एक इंपॉर्टेंट चीज आ रही है जो दो कारणों से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके दो रीजन है इंपॉर्टेंट होने के। पहला तो मान लो डेरिवेशन आ गया पेपर में, है ना। पहला क्या हुआ? डेरिवेशन आ गया। क्या डेरिवेशन आया? कि आपको सेल्स जो हैं, आपको जो ये सेल्स दिए हुए हैं, इनको आपको या तो किस में कनेक्ट करके बताना है, सीरीज का कॉम्बिनेशन समझाओ, या फिर आपको उसने बोल दिया कि आप पैरेलल का कॉम्बिनेशन समझाओ। ठीक, तो एक तो इस वजह से ये इंपॉर्टेंट हो गया, है ना।
और दूसरा रीजन क्या है, अगर मान लीजिए कि इस पर न्यूमेरिकल आ गया, क्या आ गया, न्यूमेरिकल, तो न्यूमेरिकल अगर आया तब भी आपको ये कॉन्सेप्ट, जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो पता होना चाहिए, वो याद होंगे तभी आपसे बात बनेगी। ठीक है, करें स्टार्ट। चलिए, तो दो कॉम्बिनेशन, दो टाइप के कॉम्बिनेशन हम एज ऑलवेज पढ़ते ही हैं, सीरीज और पैरेलल। तो हम सबसे पहले सीरीज वाला देखेंगे। इस डायग्राम को मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। सबसे पहले देखिए, यहां पर आपको दिखाई दे रहा है एक तो ये इस तरीके का सेल बना हुआ दिख रहा है, ये क्या है, R1 है, स्मॉल r1 मतलब इंटरनल रेजिस्टेंस है। एक सेल का ईएमएफ जो है ε1 दिया है, दूसरे सेल का ईएमएफ हमने दिया है ε2, और इसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो हमारा R2 ही, ये हमने कंसीडर किए। दो अलग अलग सेल, आप कॉम्बिनेशन में 3 भी ले सकते हैं, 4 भी ले सकते हैं, 2 के कॉम्बिनेशन बनाओ, 3 4 के ऑटोमेटिक हो जाते हैं। ठीक, एक चीज। अब इसको, ये जो दो अलग अलग सेल हैं, जैसे मैं आपको बताता हूं, आपने इन्वर्टर देखा है, इन्वर्टर की जो बैटरी होती है, उस बैटरी में आप देखेंगे कि कई बार अगर आपको रिफिलिंग करना पड़ती है, रिफिलिंग ऑफ डिस्टिल्ड वाटर, तब आप कितनी जगह उसमें पानी फिल करते हो, वो जो डिस्टिल्ड वाटर कितनी जगह करते हो, शायद 6 जगह। ठीक है, मतलब आपके पास उस बैटरी में एक 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 जो कंपार्टमेंट है, वो जो बॉक्स है, उसमें टोटल कितनी सेल लगे हुए हैं, 6 सेल लगे हुए हैं। तो 6 सेल जो हैं वो कनेक्ट होते हैं वहां पर उस बैटरी में, एक बैटरी में। ठीक, तो अभी हमने क्या किया कि ये जो दो सेल अलग अलग यहां पर आपको दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, ये जो दो सेल दिखाई दे रहे हैं, इन दोनों को जब आप कनेक्ट कर दोगे तो आपको कुछ इस प्रकार से मिलेगा। ये जो आपका डायग्राम दिख रहा है ऐसा मिलेगा। दोनों के एप्सिलॉन जो है, ये इनको मिला के आपका एक एप्सिलॉन नेट निकल आएगा, राइट। और दोनों के जो इंटरनल रेजिस्टेंस है उनको मिलाकर आपका आर नेट निकल जाएगा। ठीक है, ये बात हो गया। अब इसको समझते हैं कि कैसे होगा। 2-3 बातें और समझेंगे यहां पर। पहली चीज, ये तो आपने डायग्राम तो ठीक है बना ही लेंगे आप, इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपके पास है यहां पर कुछ नॉमेनक्लेचर, जैसे हमने कहा कि ये हमारा ए हो गया, इस पॉइंट को आपने बोल दिया ए, ये बीच में मिडिल पॉइंट आपने एक लिया जिसको आपने बोल दिया बी, और ये जो आपने फिर पॉइंट लिया इसको आपने बोल दिया सी। जब इन सब को आप कनेक्ट कर देंगे तो बी गायब हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों को कंबाइंडली आप एक बना रहे हो। तो जब इन दोनों को एक बना दोगे तो आपके पास एक्सटर्नल पॉइंट्स ही बचेंगे, ए और सी। हमने यहां पर मान लीजिए सी पे हायर पोटेंशियल अप्लाई किया हुआ है। क्या अप्लाई किया हुआ है? हायर पोटेंशियल, यहां पर लोअर पोटेंशियल। या फिर इसको देखें सेल की वजह से, तो देखो सेल पे क्या होता है, करंट किधर से किधर चलता है, प्लस से माइनस, तो प्लस से चलेगा माइनस की तरफ, फिर प्लस से चलेगा और माइनस की तरफ। तो ये करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। देखिए जरा, ये आई है, ये भी आपका आई हो गया, ये भी आपका आई हो गया। ठीक, वहीं पर यहां पर भी हमने बोला कि हमारे, अगर आपने दो सेल को हटाकर एक सेल भी बना दिया तब भी करंट तो उतना ही फ्लो होना चाहिए ना, सेम चीज होना चाहिए, तो करंट आई हो गया, राइट। ये पूरी बातें यहां पर लिखी हुई है कि क्या किसका क्या है, आप इसको देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, मैंने आपको समझा दिया है। अब हम बात करते हैं कि अगर मैं एक बार फिर से छोटा सा डायग्राम यहां पर बनाना चाहूंगा। ये सी पॉइंट था, यहां पर बी पॉइंट है, यहां पर ए पॉइंट है। करंट जो फ्लो हो रहा है वो इधर से करंट फ्लो हो रहा है आई, यहां करंट फ्लो होगा, यहां करंट फ्लो होगा, सभी जगह, क्योंकि ये सीरीज में है तो करंट कितना फ्लो होगा, आई। ये एप्सिलॉन 1, ये एप्सिलॉन 2, ये R2 और ये आपका R1। अब इस पे हम लोग इक्वेशन लिखने वाले हैं। इससे हमने इक्वेशन निकाली। कैसे निकालेंगे इक्वेशन, जरा ध्यान से देखिएगा। अगर मैं देखता हूं ए बी के बीच में पोटेंशियल कितना, ए और बी के बीच में ये वाला, तो जरा ध्यान से देखो, पोटेंशियल जब लिखेंगे हम लोग तो ऐसे लिखते हैं, वी ए बी जो होता है वो कितना लिखा जाएगा, तो वो वी ए माइनस वी बी लिखा जाएगा। पोटेंशियल कैसे लिखा जाएगा, वी ए माइनस वी बी। ठीक, तो वी ए माइनस वी बी जब लिखना होगा तो एक सेल दिखाई दे रहा है, सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस भी है, ईएमएफ भी, और मुझे पोटेंशियल लिखना है। तो क्या अभी थोड़ी देर पहले हमने एक डेरिवेशन किया जिसमें हमने बोला कि ईएमएफ जो होता है एप्सिलॉन माइनस आई आर होता है, अभी डिराइव किया था आपने, ये एप्सिलॉन वी बराबर एप्सिलॉन माइनस आई आर। अब इस फर्स्ट सेल के लिए जब आप लिखेंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस, क्या लिख रहे हैं आप, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए बी जो होगा, वी जो होगा वो कितना होगा, ईएमएफ माइनस आई आर वन, ईएमएफ माइनस आई आर वन। देखिए ये ईएमएफ, इसका ईएमएफ, और आई आर वन, ये आई और ये आर वन। ठीक, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दीजिए, राइट। ठीक, अब इसके बाद आपको दूसरा वाला सेल लेना है ना। दूसरा वाला मैं एक थोड़ा सा मिटा भी देता हूं ताकि आपको सेल भी दिख जाए अच्छे से। ये आपका सेकंड सेल है। ठीक, यहां पर पॉइंट आपका बी है, करंट कितना फ्लो हो रहा है, आई। अब ये वाले सेल के लिए लिखिए। ठीक, आपको वी बी माइनस वी सी लिखना है ना। आपको क्या निकालना है, पोटेंशियल निकालना है, वी बी माइनस वी सी। तो भाई साहब फिर से फॉर्मूला तो यही अप्लाई होगा,
इसका एप्सिलॉन कितना है, एप्सिलॉन 2, तो एप्सिलॉन 2 लिख दिया। करंट कितना फ्लो हो रहा है, I, और इंटरनल रेजिस्टेंस 2, तो ये हो गया एप्सिलॉन माइनस IR2। राइट, समझ में आ गई होगी इतनी बात। अब आप क्या करिए, ये जो दोनों इक्वेशंस आपकी आई हैं, ये जो दोनों आपने फाइंड आउट किया है, इन इक्वेशंस को आप क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए। इन दोनों इक्वेशन को आप ऐड कर दो। जब आप इन दोनों इक्वेशन को ऐड करोगे तो आपके पास क्या मिलेगा वो देख लेते हैं। 1 और 2 को, ये जो आपकी ये 1 है और ये 2 है, इनको ऐड करेंगे तो आपको ये मिलेगा VA, VAB और VBC जो है, इनको कनेक्ट करें, ऐड करें तो यहाँ पे आपका VB से VB कैंसिल आउट हो जाएगा और एप्सिलॉन वाली वैल्यू रखेंगे तो एप्सिलॉन 1 माइनस IR1 प्लस एप्सिलॉन 2 माइनस IR2। थोड़ा सा रीशफल करें, एप्सिलॉन को साथ में ले आए और IR1 IR2 को एक साथ ले आए तो एप्सिलॉन प्लस एप्सिलॉन हो जाएगा और माइनस बाहर निकल कर I यहाँ पर कॉमन है तो I कॉमन और बचा कौन, R1 प्लस R2। तो आपके पास एक इक्वेशन आएगी, वो इक्वेशन क्या होगी, तो एप्सिलॉन 1 प्लस एप्सिलॉन 2 प्लस I, सॉरी माइनस I है ना, यहाँ पर ये माइनस होगा। ठीक, चलिए अब क्या करिए, अब आपने जो इक्विवेलेंट बनाया था, आपने एक इक्विवेलेंट भी बनाया था इनका, तो इक्विवेलेंट को आप क्या कर दीजिए, इक्विवेलेंट जैसे आपने ये बनाया है, अब इन दोनों को हटाकर ये C और ये A और यहाँ पर करंट जा रहा है I, यहाँ से भी करंट जा रहा है, ये आपका E नेट हो गया और ये आपका R नेट हो गया। तो आप इन दोनों को बराबर कर सकते हैं। क्या मैं बोल सकता हूं कि AC के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो तो इतना भी लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है E नेट माइनस IR नेट। ठीक, और इनको जब आप दोनों इक्वेशन को कंपेयर करेंगे तो E नेट आपसे इससे कंपेयर हो रहा है और R नेट आपका यहां से कंपेयर हो रहा है। तो क्या मैं कंपेयर करके ये लिख सकता हूं E नेट बराबर E1 प्लस E2 और R नेट बराबर जो है वो R1 प्लस R2। E या वो E बोले या एप्सिलॉन बोले, EMF है वो। ठीक है, तो आपके लिए अगर अब आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज द रिलेशन, क्या पूछा जाता है, व्हाट इज द रिलेशन, है ना, बिटवीन सेल्स व्हेन दे आर कनेक्टेड इन सीरीज, जब ये सीरीज में कनेक्ट होते हैं तो जो इनका एप्सिलॉन नेट आता है, एप्सिलॉन नेट जो आता है वो डायरेक्ट सम, एल्जेब्रिक सम होता है। क्या होता है, डायरेक्ट एल्जेब्रिक सम होता है। ठीक, लेकिन रेजिस्टेंस कितना होगा वो भी देख लो, रेजिस्टेंस देख लो, R नेट होता है, कितना होता है R नेट, तो R1 प्लस R2 प्लस एंड सो ऑन, है ना। ठीक, अब यहां से थोड़ी सी एक बात समझने की कोशिश करते हैं, अगर स्पेस होगी तो मैं देखता हूं कहीं पर। आपको ये पता तो चल ही गया है कि कितना आंसर आता है, राइट। थोड़ा सा हम बना के देखते हैं, स्पेस निकालते हैं। चलिए मान लेते हैं हमारे पास दो सेल हैं। ठीक, एक ये रहा, एक ये रहा। ठीक, अभी आप अगर कंडीशन देखें तो अपना ये एप्सिलॉन 1 हो गया, ये अपना एप्सिलॉन R1 हो गया, मतलब R1 हो गया, ये एप्सिलॉन 2 हो गया, ये R2 हो गया। अगर मुझसे कोई पूछे इसका नेट लिखो तो मैं लिखूंगा एप्सिलॉन नेट जो होगा, एप्सिलॉन नेट विल बी कितना, एप्सिलॉन 1 प्लस एप्सिलॉन 2, ये मैं लिख दूंगा यहाँ पर। R नेट मुझसे कोई पूछे तो मैं लिख दूंगा कि इसका जो R नेट आएगा, क्योंकि ये सब सीरीज में है इसलिए ये आएगा R1 प्लस R2। ठीक, इंटरनल रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस को तो आप ऐसे ही ऐड करते हैं। अब मान लीजिए ट्विस्ट ये है कि हमें दो नहीं, यहां पर एक और सेल दिया था और जो सेल दिया था वो कुछ इस प्रकार से कनेक्टेड था, एप्सिलॉन 3 और R3। आप समझे, यहां पर आप टर्मिनल देखो, सभी टर्मिनल ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस। अगर प्लस माइनस वाला सिस्टम होता तब बात बन जाती, लेकिन यहां पर क्या आ गया, माइनस और ये आ गया प्लस। अब जब टर्मिनल चेंज हो जाते हैं सेल के, टर्मिनल जब चेंज हो जाते हैं तो आपको ई नेट को जो लिखना है वो प्लस ना लिखकर क्या लिखना है, माइनस में। आप ई नेट में ये जो एप्सिलॉन 3 ऐड करोगे वो किसका ऐड करोगे, माइनस का। लेकिन रेजिस्टेंस तो आपका किधर भी कनेक्ट करें आप, रेजिस्टेंस तो हमेशा रेजिस्टेंस होता है, तो रेजिस्टेंस में आपको कोई इशू नहीं होगा। आपको केवल जो आपको चेंज करना है वो क्या करना है, क्योंकि टर्मिनल चेंज हो चुके हैं इसलिए पोटेंशियल का वो आप सिंबल जो साइन जो है वो भी चेंज कर देंगे। तो देखो हर बार जब आपका यहां पर ये था तब भी आपने बोला
कि क्या होगा एप्सिलॉन 1 प्लस का, ये एप्सिलॉन 2 प्लस का, लेकिन यहां पर आपका सेल जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में कनेक्ट हो गया, इस वजह से आप इसको एप्सिलॉन 3 लिखेंगे। अभी मैं इसको और एक्सटेंड करता हूं। फॉर एग्जांपल इसके आगे एक सेल और लगा हुआ था जो कि फिर से ऐसा लगा हुआ है ना, ये सेल जो लगा है ये एप्सिलॉन 4 है और ये एप्सिलॉन 4 और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R4 दिया हुआ है। अब आपको बोला निकालो, तो आप इसके बाद क्या करोगे, एप्सिलॉन 4 को प्लस करोगे। क्यों प्लस करोगे, क्योंकि इनको आपने प्लस माना हुआ था, यहां पर प्लस है और ये माइनस है, और फिर आपका रेजिस्टेंस में तो कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि रेजिस्टेंस तो किधर से भी कनेक्ट करो प्लस का ही होगा। ये बात समझ में आई होगी, ये बात ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रीजन कि इस बेस पे न्यूमेरिकल आ सकता है, ठीक, इस बेस पे आपका न्यूमेरिकल आ सकता है। हो सकता है आपसे क्वेश्चन पूछे तब वो एक सेल को जो है वो उल्टा कनेक्ट करके दे दे, ठीक, तब ये बात ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल के लिए। बढ़े आगे। चलिए, अब सीरीज कॉम्बिनेशन हो गया, तो अगला कॉम्बिनेशन बनी सी बात है, कौन सा वाला करेंगे हम, पैरेलल कॉम्बिनेशन। अगला कॉम्बिनेशन हमारा कौन सा होगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, करें स्टार्ट। चलिए, पैरेलल कॉम्बिनेशन में कैसे क्या करेंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन में अगेन हम लोगों ने क्या किया है, पैरेलली कनेक्ट किए हुए हैं। ध्यान से देखिएगा, हमने क्या किया, ए पॉइंट लिया और सी पॉइंट लिया, इसके बीच में ये दो पॉइंट्स जो हैं हमने यहाँ पर इसको B1 माना है और इसको हमने B2 माना है। पैरेलल कनेक्शन किसको कहते हैं, जब सारे प्लस टर्मिनल एक साथ कनेक्टेड हो और माइनस टर्मिनल एक साथ कनेक्टेड हो किसी एक एंड पे। और सीरीज किसको कहते हैं, जब प्लस टर्मिनल या पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव से कनेक्ट हो जाए और नेगेटिव टर्मिनल पॉजिटिव से कनेक्ट हो जाए तो उसको हम सीरीज कनेक्शन कहते हैं। अब हम इसको जब कनेक्ट करेंगे तो जरा ध्यान से देखिएगा, ये आपको एक दिखाई दे रहा है सेल नंबर 1 जो EMF 1 है और R1 है इंटरनल रेजिस्टेंस। ये आपका सेल नंबर 2 है जिसका EMF 2 है और आपका इंटरनल रेजिस्टेंस 2 है। जब आपने माना कि आपके सेल का करंट फ्लो हो रहा I यहां से, तो यहां पर B2 पर देखें, उसको दो पाथ मिल रहे हैं B2 पर जाने के लिए और वो उसी तरीके से दो पाथ पर निकल जाता है। एक हो गया I1 और एक हो गया I2। इस सेल से पास होकर यहां पर I2 निकलेगा और यहां से इस सेल से पास होकर I1 निकलेगा। अगेन जब I1 और I2 ऐड होंगे तो क्या बन जाएंगे, तो वो बन जाएंगे I। इसी को हम लोग जब शॉर्ट करते हैं या इन दोनों को हटाकर जब हम एक सेल की बात करते हैं तो हमें सर्किट कुछ ऐसा दिखाई देता है। उन दोनों का E नेट मतलब एप्सिलॉन नेट और R नेट हम लिख देंगे। ए और सी के बीच में हम करंट फ्लो करवाते हैं इधर की तरफ, और करंट कितना फ्लो हो रहा है, तो वो हो रहा है I। जितना यहां हो रहा था उतना ही करंट वहां पर भी फ्लो होगा। ठीक है, तो ये आपका एक सर्किट डायग्राम है, आपको ये वाला सर्किट डायग्राम बनाकर बताना है। ठीक, चलिए इसको भी समझते हैं। अब सबसे पहले हमें ये बात पता है कि I जो है वो I1 प्लस I2 है, इसमें तो कोई संशय वाली बात नहीं है। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं जो पोटेंशियल डिफरेंस निकालना चाहता हूं। आप लोगों को एक बात पता होगी कि पैरेलल में पोटेंशियल कांस्टेंट होता है, आपको ये बात पता होगी पैरेलल में पोटेंशियल कांस्टेंट होता है। अब मैं चाहता हूं कि मैं जो है वो VB1 VB2 निकालूं। क्या निकालूं, VB1 B2 निकालूं। अब आपको पता है इसको कैसे लिखूंगा, मैं लिखूंगा VB1 माइनस VB2, ऐसे ही लिखूंगा, VB1 माइनस VB2 लिखूंगा। तो हमने क्या लिखा, हमने लिखा पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एंड ऑफ दी सेल्स VB1 माइनस VB2। इस सेल के लिए ये देखो B2 और B1 के बीच में दो सेल हैं, एक ये वाला सेल भी है और एक ये वाला सेल भी है। तो आपको पता है दोनों पैरेलल में लगे हुए हैं। किस में लगे हुए हैं, पैरेलल में। और पैरेलल में लगे होते हैं तो पोटेंशियल कांस्टेंट, तो जितना पोटेंशियल ड्रॉप यहां हो रहा होगा उतना ही पोटेंशियल ड्रॉप यहां भी हो रहा है। तो हमने पहले वाले सेल के लिए लिखा कि V बराबर एप्सिलॉन 1 माइनस, इसके लिए एप्सिलॉन 1 माइनस I1 R1 माइनस I1 R2। दूसरे के लिए क्या लिखा, एप्सिलॉन 2 माइनस I1 R2। समझ गए, है ना। हमने ये फॉर्मूला कहां से उठाया, ये फॉर्मूला बनाया V बराबर एप्सिलॉन माइनस IR से, ये आप जानते हैं पहले से। तो आपने दोनों सेल के लिए पोटेंशियल लिखा, ये पोटेंशियल आपस में बराबर है। अब आप क्या करेंगे, आप यहां से I1 I2 की वैल्यू निकाल लो, इनसे I1 I2 की वैल्यू निकालोगे तो ये I1 I2 कितना हो जाएगा, तो ये V माइनस क्या लिख सकते हैं, एप्सिलॉन 1 बराबर I1 इंटू R1, यहां से लिख सकते हैं। इसको फिर क्या कर सकते हैं, V माइनस एप्सिलॉन 1 बाई R1 बराबर I1। ठीक है, तो ये हमने निकाल लिया। इसी तरीके से इस वाले से आपने I2 की वैल्यू निकाल ली। ठीक,
हमें पता था कि जब पैरेलल कनेक्शन होंगे तो जो दोनों करंट डिवाइड होते हैं वो दोनों का सम वापस कितना हो जाएगा, मेन करंट जितना था। अब आपने I1 की वैल्यू निकाली हुई है, I2 की वैल्यू निकाली हुई है। I1 की वैल्यू पुट करिए, I2 की वैल्यू पुट करिए, इसको डिवाइड कर दीजिए। इसको आप एप्सिलॉन 1 बाई R1 लिख सकते हैं और इसको माइनस V बाई R1, इसको एप्सिलॉन 2 बाई R2 और इसको माइनस V बाई R2। एप्सिलॉन एप्सिलॉन वाले को एक साइड ले आओ, V वाले को एक साइड ले आओ, ठीक है, ऐसा किया आपने। देन आप क्या करेंगे, आप पोटेंशियल को एक साइड लेकर चले जाएंगे। ये आपका पोटेंशियल वाला जो टर्म है ना, इस पोटेंशियल वाली टर्म को एक साइड लेकर चले जाइए, ठीक। और इधर कौन था, यहाँ था आपका करंट, यहाँ कौन था, करंट, क्योंकि आपने टोटल क्या निकाला था, आपने ऐसे ही तो निकाला I1 प्लस I2, ऐसे निकाला है। तो आपका करंट है जो आपने पीछे पहुंचा दिया, ठीक है। करंट किधर चले आएगा आपका, इधर। अब आप क्या करेंगे, एलसीएम ले लीजिए, R1 R2 का एलसीएम लीजिए, इधर भी एलसीएम लीजिए। नीचे एलसीएम होगा तो R1 R2 से R1 R2 कैंसिल आउट हो जाएंगे, यहाँ पर R2 आ जाएगा, यहाँ पर R1 आ जाएगा, यहाँ पर R1 R2 दोनों आ जाएंगे। फिर आप क्या करेंगे, इस R1 R2 को डिवाइड कर दो। ये R1 R2 जो मल्टीप्लाई में है V के, उसको नीचे पहुंचा दो, तो ये पहुंच गया R1 R2, ये भी R1 R2 हो जाएंगे। देन आपकी इक्वेशन जो है, ये जो इक्वेशन आई है, इसको आप अपने नेट से क्या कर दिए, इसको आप अपने नेट से कंपेयर करिए। नेट क्या होता है, V बराबर एप्सिलॉन नेट माइनस IR नेट, ठीक है। तो जब आप कंपेयर करेंगे तो एप्सिलॉन नेट को कंपेयर करोगे तो देखो एप्सिलॉन नेट कितना आया, ये आया, एप्सिलॉन नेट कितना आया, ये रहा, ठीक। और जब पूरी इक्वेशन को आप R1 R2 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास ये लिखना आ जाएगा। मैं लिखना सिखा देता हूँ इसको कैसे लिखते हैं, राइट। और जब आप IR नेट को कंपेयर करेंगे तो वो IR नेट ये रहा आपका, और ये कितना होता है, तो ये होता है, ठीक है ना। अब मैं आपको ये डेरिवेशन जो आपने किया है इसको मैं आपको समझा देता हूँ लिखते कैसे हैं। इसका डायरेक्ट आंसर जो आता है, कभी न्यूमेरिकल आ जाता है तो कैसे लिखा जाएगा वो लिखना सीख लीजिए, ठीक है। देखो आपको डायग्राम पता है, डायग्राम में बार बार नहीं बना रहा हूं, आप डायरेक्ट लिखना सीखिए। आपको जब एप्सिलॉन नेट लिखना हो, क्या लिखना हो, एप्सिलॉन नेट, तो आप ऐसे लिखिएगा। आप लिखना एप्सिलॉन 1 बाई R1 प्लस एप्सिलॉन 2 बाई R2, और जितने आपके पास सेल हैं उनको आप कनेक्ट करते जाइए, एप्सिलॉन 3 बाई R3 वगैरह, डिवाइडेड बाई 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 प्लस एंड सो ऑन। ये लिखने का तरीका है, ठीक है। अब यहां पर जो है आपको दो चीजें ध्यान रखना है। ये डायरेक्ट ई नेट आंसर आ रहा है, एप्सिलॉन नेट आंसर आ रहा है, ये ध्यान रखो एक तो, ठीक। दूसरा, सारे सेल जब प्लस माइनस कनेक्टेड है तो ऐसा होगा। अगर मान लो एक आध सेल उल्टा कनेक्ट हो गया, प्लस माइनस से कनेक्ट हो गया गलती से, या माइनस माइनस से कनेक्ट हो गया और प्लस प्लस से कनेक्ट हो गया, तब आपको इन दोनों के बीच में एक माइनस लगा देना, जैसे हम लोग अभी लगा के आ भी रहे थे क्वेश्चन में, ठीक है, समझ में आई। तो ऐसा होता है, डायरेक्ट लिखने का तरीका है। क्योंकि आपने एप्सिलॉन नेट जो अभी निकाला, वो एप्सिलॉन नेट कितना निकाला है, तो आपको भी मालूम है कि वो एप्सिलॉन नेट जो आपका आया वो इसके बराबर आया है, ठीक है। और ये आपका क्या है, मतलब पूरा टोटल इसके बराबर है ना, ये इसके बराबर। और आपका जो आर नेट होगा, आर नेट तो रेजिस्टेंस है। अब रेजिस्टेंस जो है वो पैरेलल में कनेक्टेड है, तो पैरेलल के रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 1 अपॉन R1 बराबर 1, है ना, ऐसा होता है 1 अपॉन R बराबर 1। इसको जब आप एलसीएम लोगे तो यही बनता है ना, R1 R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2, ठीक। तो अल्टीमेटली है वही, कोई बड़ी बात नहीं है, पर आप इस तरीके से इसको लिखें, इसको याद रखें, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। चलिए आगे बढ़ें, अगले डेरिवेशन की तरफ मूव करते हैं। देखिए अगला डेरिवेशन हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है बहुत आसान लेकिन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिएगा डेरिवेशन क्या बोलता है। डेरिवेशन हमारा है पावर कंजम्पशन से रिलेटेड, जो हमारे सीरीज कॉम्बिनेशन में जो अप्लायंसेस लगते हैं। मान लीजिए आपने घर के सारे अप्लायंसेस जो हैं वो सीरीज कॉम्बिनेशन में लगा दिए। किस में लगा दिए, सीरीज कॉम्बिनेशन में। जब इनको सीरीज कॉम्बिनेशन में लगा दोगे तब इनका जो टोटल नेट जो आंसर आएगा, पावर कंजम्पशन होगा, वो कितना होगा उसकी बात करते हैं। हमने यहाँ कंसीडर किया है कि हमारे पास एक सोर्स है जिसका वोल्टेज जो है वो V है, और आपका जो ये पावर अपने घर के अप्लायंसेस जो हैं उनका पावर P1 P2 P3 अलग अलग पावर के, एक फ्रीज है, एक AC मान लीजिए, और एक आप मान लीजिए हमारी CFL। फ्रीज जो होगा वो मतलब CFL सबसे कम पावर कंज्यूम करेगा, फ्रीज थोड़ा ज़्यादा, और AC उससे ज़्यादा। आपने तीनों को किस में कनेक्ट कर दिया है, तीनों को आपने कनेक्ट किया है सीरीज में। अभी हम कौन सा कॉम्बिनेशन पढ़ने जा रहे हैं, सीरीज वाला कॉम्बिनेशन।
ये पॉइंट अगर आपको समझ में नहीं आता तो आप ये वापस से देखेंगे वीडियो और फिर उसको कंप्लीट करेंगे। रीजन ये है कि यहां से न्यूमेरिकल बहुत आते हैं और अभी नहीं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी बहुत न्यूमेरिकल आते हैं। तो अब अपने पास क्या हुआ, सीरीज कॉम्बिनेशन पढ़ रहे हैं हम लोग। आपने ये जो बल्ब और आपका जो फ्रिज है और एसी है, ये जो घर में लगाया है, क्या कंपनी ने इसको मैन्युफैक्चर करके दिया है 240 वोल्ट के लिए, 220 से 240 वोल्ट के लिए? आप बोलेंगे बिल्कुल, डेफिनेटली यही हुआ है कि हमारे घर में जो जितने भी अप्लायंसेस होते हैं जो हम लगाते हैं, उनका जो डिज़ाइन होता है वो 220 से लगाकर 240 वोल्ट तक के लिए होता है। कितने के लिए? इतने के लिए। कारण कि हमारे घर में जो सप्लाई हो रही है ना, हमारे घर में जो लाइट आती है वो कितने की आती है? 220 से 240 की आती है। ठीक है, यहां तक बात। अब हमने क्या किया, P1 P2 P3 लगाए, पोटेंशियल लगा दिए, पोटेंशियल आपने लगा दिया V, और इन सब का भी पोटेंशियल कितना है? V है। ठीक है, चलिए अब क्या करेंगे आपको मैंने ये सारी बातें लिख के बता दी। अब आपको शायद एक फॉर्मूला पता होगा पावर का। पावर का फॉर्मूला होता है V इंटू आई। पावर का फॉर्मूला क्या होता है? V इंटू आई। अगर इसको आप ठीक से लिखें तो क्या मैं V बराबर आई आर लिख सकता हूं? V बराबर आई आर लिख सकता हूं? आप बोलेंगे यस लिख सकते हैं, इंटू आई। तो ये बन जाता है एक तो आपका आई स्क्वायर आर। ठीक, तो पावर का एक फॉर्मूला आपके पास ये रहा, पावर का दूसरा फॉर्मूला आपके पास ये रहा। और अगर मान लीजिए मैंने पावर को जो है करंट को जो है, करंट को मैंने पोटेंशियल के टर्म में V बाई आर लिख दिया और उसका स्क्वायर कर दिया, और सामने कौन था? आर था। तो इसका क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा V स्क्वायर बाई आर स्क्वायर इंटू आर। तो एक आर से आर क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट। तो पावर का एक नया फॉर्मूला जो आता है वो क्या आता है? V स्क्वायर बाई आर भी आता है। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं इसको? R बराबर V स्क्वायर बाई पी, है ना? इस फॉर्मूले को रीशफल करके क्या ऐसा लिखा जा सकता है? आप बोलेंगे बिल्कुल लिखा जा सकता, कोई दिक्कत नहीं। P बराबर वी स्क्वायर बाई आर, P बराबर वी स्क्वायर बाई आर एक फॉर्मूला है पावर का, उसको आप R बराबर वी स्क्वायर बाई पी भी लिख सकते हैं। तो बस हमने वही किया है यहाँ पर। जितने भी हमारे अब मैंने ना ज्यादातर एग्जाम्पल लिए हैं बल्ब से रिलेटेड। रीजन ये है बल्ब लेने का कि आपके पेपर में जब क्वेश्चन आता है ना, तो वहां पर क्वेश्चन में वो आपसे जनरली जो है वो बल्ब की ब्राइटनेस के क्वेश्चन पूछता है कि बल्ब की चमक कितनी होगी, शाइन क्या होगा बल्ब का, ज्यादा होगा कम होगा, कौन सा बल्ब ज्यादा शाइन करेगा, इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। इसलिए मैंने डायरेक्टली यहां पर अब बल्ब मेंशन कर दिया है। ठीक, चलिए तो सबसे पहले देखते हैं। सबसे पहले आपने फॉर्मूला लगाया R बराबर वी स्क्वायर बाई पी पहले बल्ब के लिए, तो R11 लिख दिया। और ये V सेम क्यों लिखा है? V यहां पर भी V और यहां पर भी V। रीजन ये है कि जो हमारे अप्लायंस डिजाइन किए गए हैं उनको पोटेंशियल उतना ही रखा है 220 के लिए। अब आपने सबको सीरीज में कंबाइन किया था। किस में कंबाइन किया है? सीरीज में। तो ये सारे रेजिस्टेंस जब सीरीज में कंबाइन हो जाते हैं, ये जैसे मान लीजिए R1 आया, इसका कितना आया? R2, इसका कितना आया? R3। तो सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए फॉर्मूला क्या है? सभी बच्चों को पता होगा शायद, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। एक अगर मैं कंबाइन देखूं तो V स्क्वायर बाई पी लिख सकता हूं। इसका कितना लिख दूंगा? V स्क्वायर बाई P1। इसका कितना लिख दूंगा? V स्क्वायर बाई P2। और इसको कितना लिख दूंगा? V स्क्वायर बाई P3। ठीक, तो ये आपके पास हो गए। क्या आपको ये बात पता है? देखो V कैंसिल हो गया, V अगर कैंसिल हो जाएगा तो पावर बचेगी 1 अपॉन पी नेट। इसको आपने क्या लिखा है? ये आपका नेट है एक्चुअल में, 1 अपॉन पी नेट इक्वल्स टू 1 अपॉन पी वन। पावर के मामले में जब सीरीज कनेक्शन होता है तो रेजिस्टेंस का जस्ट अपोजिट हो जाता है ना? पावर जब आपकी सीरीज में कनेक्ट, अलग अलग बल्ब आपके सीरीज में कनेक्टेड हैं, अलग अलग अप्लायंसेस आपके सीरीज में कनेक्टेड हैं, तो जो रिजल्टेंट आता है 1 अपॉन रेसिप्रोकल का एल्जेब्रिक सम करना रहता है। तो रेसिप्रोकल करो और एल्जेब्रिक सम कर दो। समझ के बाद? ठीक, अब मान लीजिए कि आपने सेम पावर के n बल्ब ले लिए हैं, है ना? सेम पावर के n बल्ब ले लिए हैं, उनको अगर आपने कनेक्ट किया तो ये सब पी 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 एक साइड हो जाएंगे और ऊपर आ जाएगा n, मतलब सबको कनेक्ट करोगे। जैसे जनरली हम नहीं बोलते हैं कि 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 ऐसे करते जाओ, और 1/2 है ना, प्लस 1/2 ऐसे करते जाओगे तो कितने हैं टोटल? 5। तो ये हो जाएगा 5/2। करके देख लेना, है ना? जब सेम सेम कनेक्ट करते हो ना तो 1/2 प्लस 1/2 कितना? 2/2 मतलब 1। 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 मतलब 3/2। समझ में आई? तो ये 5 बार था, 5 बटे n टाइम्स थे तो n बाई पी, ये रिजल्टेंट है। पर 1 अपॉन पी नेट है, उल्टा करोगे तो पी नेट जो निकल के आएगा, पी नेट जो निकल के आएगा वो कितना आ जाएगा? p अपॉन n। ठीक, ये ध्यान रखना, ये अपोजिट लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए अब आपको बताना है कि जब हम सीरीज में कनेक्ट कर देते हैं तो ब्राइटनेस का क्या होगा। जब हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो ब्राइटनेस का क्या होगा, ये हमारा यहां पर टास्क है, बताना है हमें। ठीक, चलिए इसको समझते हैं। बहुत अच्छा ये एक जो पूछा जाना चाहिए, मेरे हिसाब से तो पूछा जाना चाहिए और पूछता भी है। ठीक,
एग्जाम्पल लेते हैं हम लोगों ने, एक पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया प्लस माइनस का, जो यहाँ पे प्लस भी बना हुआ है, इधर थोड़ा माइनस गायब हो गया पर मान लीजिए, और आपने 3 बल्ब लगाए हैं, 50 वॉट के, 75 वॉट का है और 100 वॉट का। 3 बल्ब अलग अलग वॉट के लगाए, अलग अलग पावर के लगाए आपने। कौन कौन से? 50 वॉट, 75 वॉट और 100 वॉट के। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा क्या होता है कि आपको अगर मैं यहां से पूछूं तो आपने पोटेंशियल डिफरेंस कितना लगाया? V। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि हमने जो कंपनी ने जब डिजाइन करके दिया था तो किस हिसाब से डिजाइन करके दिया होगा? मैन्युफैक्चरिंग जो हुई वो इस तरीके से हुई, V²/P से। रेजिस्टेंस जो उन्होंने डिसाइड किया वो कितना किया? V²/P। आई बात समझ में? ठीक, ये मैन्युफैक्चरिंग की बात हुई है। ठीक, अब जब हमने यहां लगाया तो ध्यान दीजिएगा, यहां से जो करंट फ्लो हुआ इन सभी जो बल्ब हैं, उन सभी बल्ब में जो है करंट फ्लो जो हुआ होगा, क्या करंट फ्लो सबका सेम हुआ होगा? तो हम अपने रेजिस्टेंस और पावर का फॉर्मूला जो है ना करंट के टर्म में लिख देते हैं। तो मैंने अभी आपको 2-3 फॉर्मूले बताया, उसमें एक I²R भी बताया था, अभी बताया कि P बराबर I²R भी होता है। तो हमने तीनों के लिए दूसरा फॉर्मूला जो लिखा वो कितना लिख दिया? P बराबर I²R, मतलब P इज प्रोपोर्शनल टू R। क्या लिख दिया? P इज प्रोपोर्शनल टू R। अब हमको क्या समझ में आई? ध्यान दीजिएगा कि जब मैन्युफैक्चरिंग वाले ने डिसाइड किया तो उसने बोला R इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P होना चाहिए। यहां से देखो ये R क्या लिखा हुआ है एक्चुअल में? इनवर्सली प्रोपोर्शनल ही तो है। अगर आप इसको देखेंगे तो ये आपका यहां से R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P आ रहा है, मतलब पावर और रेजिस्टेंस में रेसिप्रोकल का रिलेशन है। पावर ज्यादा तो रेजिस्टेंस कम, रेजिस्टेंस ज्यादा तो पावर कम। वहीं पर जब हमने अपने सीरीज कनेक्शन में लगाया तो सीरीज कनेक्शन में क्या हुआ? सीरीज कनेक्शन में इसका ये हुआ कि P इज प्रोपोर्शनल टू R आ गया। क्या आ गया? P इज प्रोपोर्शनल टू R। इसका मतलब उल्टा हो गया। इसका मतलब ये कि जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा उसका पावर कंजम्पशन भी ज्यादा। ठीक है ये बात? तो एक बात देखिए, यहां पर पावर रेजिस्टेंस में रेसिप्रोकल रिलेशन, यहां पावर रेजिस्टेंस में सेम रिलेशन। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं, यहां ये बोलना चाह रहा है कि पावर ज्यादा मतलब रेजिस्टेंस कम, और हम बोलना चाह रहे हैं कि हमारे घर में जो वो जितना ज्यादा पावर, जितना कम पावर, जितना ज्यादा पावर होगा उतना उसका रेजिस्टेंस भी ज्यादा होगा। हमारे लिए क्या है? जितना पावर ज्यादा उतना रेजिस्टेंस भी ज्यादा। ये हमारा रिलेशन है। ठीक, तो मैं बोल सकता हूं कि ये रिलेशन तो उल्टे हो गए, है ना? पावर और रेजिस्टेंस के बीच में जो रिलेशन आया वो उल्टा हो गया। मतलब सबसे ज्यादा पावर किसकी होगी? जिसका रेजिस्टेंस कम होगा। ठीक, रेजिस्टेंस किसका कम होगा? जिसमें कंपनी ने जो डिजाइन किया गया होगा तो जिसका पावर कम होगा। रेजिस्टेंस कंपनी के अकॉर्डिंग अपोजिट था, मतलब उसने पावर ज्यादा बताई तो उसका रेजिस्टेंस क्या था? कम था। ठीक, जिसका रेजिस्टेंस कम होगा मेरे हिसाब से उसका पावर भी क्या होना चाहिए? कम, और रेजिस्टेंस कम तो चमक ज्यादा। मतलब आपका इसमें 50 वॉट वाला जो बल्ब होगा वो सबसे ज्यादा ब्राइट होगा। समझ में आई बात? क्योंकि रेसिप्रोकल रिलेशन है, कंपनी डिजाइन करके दे रही है अपोजिट, P और R में अपोजिट रिलेशन। हम डिजाइन कैसे कर रहे हैं? मतलब हमने जो कनेक्ट किया है उसमें क्या हुआ? हमारा प्रोपोर्शनल रिलेशन आ गया, जितना ज्यादा रेजिस्टेंस उतना ज्यादा पावर। तो यहां पर जिसका पावर सबसे ज्यादा था उसका रेजिस्टेंस क्या हुआ था? सबसे कम। और मेरे लिए क्या होगा कि जिसका रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा उसका पावर भी सबसे ज्यादा। तो उल्टा हो गया ना, पावर इसकी कम थी, इसकी पावर सबसे कम थी, तो इसका रेजिस्टेंस क्या हो गया था? बहुत ज्यादा हो गया था। रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा हो गया तो जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होती है उसका पावर हमारे घरों में सीरीज में ज्यादा होता है। इस वजह से जिसका पावर कंपनी के अकॉर्डिंग कम था वो मेरे घर में सबसे ज्यादा ब्राइट होगा। समझ गए बात? तो याद रखना सीरीज कॉम्बिनेशन में ये कंडीशन आती है। ठीक, अब आता है सीरीज के बाद हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होगा इसको समझते हैं। पैरेलल कॉम्बिनेशन बनेगा कैसे वो भी आप देख लीजिए एक बार। आपने क्या किया है, ये प्लस माइनस आपने सोर्स कनेक्ट कर दिया और यहां पर आपने P1 पावर का, P2 पावर का और P3 पावर का क्या बल्ब कनेक्ट कर दिए। आपको मालूम है कि जब ये तीनों कंपनी ने जो डिजाइन करके दिए उनकी अगर हम बात करें तो हमारे लिए P क्या होता है अभी हमने देखा था, या फिर R क्या होता है तो वो होता है V²/P। ये हमने अभी देखा था। कंपनी जो डिजाइन करके देती है वो ऐसे ही देती है। क्यों? क्योंकि कंपनी जो है वो सब किस पे बना के देती है? उनको पता है कि मुझे अगर इंडिया में ये बल्ब यूज होना है तो 220 से 240 वोल्ट के बीच में बना के देना है। तो R बराबर V²/P होता है। तीनों के लिए जब लिखोगे तो कितना लिखोगे? R1, R2 और R3। कितना? V²/P1, V²/P2 और V²/P3। ये ठीक है? चलो अब देखना, ध्यान से देखना है ना। मुझे पता है कि जब मैं पैरेलल कनेक्शन करता हूं, क्या करता हूं? पैरेलल कनेक्शन करता हूं तो पैरेलल कनेक्शन में रिजल्टेंट जो आता है, रेजिस्टेंस का रिजल्टेंट जो आता है वो कुछ इस तरीके से आता है। ये सब आप लोग जानते हो बहुत अच्छे से।
आप इसमें सभी जगह वी स्क्वायर का मल्टीप्लाई कर दो, पूरी इक्वेशन में दोनों साइड क्या कर दीजिए, वी स्क्वायर का मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए। जब आप दोनों तरफ वी स्क्वायर का मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो क्या होगा, वी स्क्वायर बाई आर नेट, वी स्क्वायर बाई आर वन, वी स्क्वायर बाई आर टू, वी स्क्वायर बाई आर थ्री। भाई साहब अभी आपने बोला कि रेजिस्टेंस जो है वो कितना होता है, तो वही वी स्क्वायर बाई पी वन, ऐसा ही होता था। तो इस वी स्क्वायर बाई पी वन की जगह आप क्या लिख सकते हैं, अगर ये आर वन है इसको उल्टा कर दें अगर हम, तो ये पी वन बराबर कितना हो जाएगा, वी स्क्वायर बाई आर वन, है ना। तो आप इसको बोल देंगे कि ये हमारा P1 हो गया, ये हमारा P2 हो गया, और ये हमारा P3 हो गया, और ये आपका P नेट हो गया। ठीक है बात, है ना। चलिए अब उसके बाद आपके अगर मान लीजिए n बल्ब कनेक्टेड है, कितने बल्ब कनेक्टेड है, n, तो भाई साहब पावर तो क्या होगी, n टाइम्स पावर कंज्यूम हो जाएगी। पैरेलल कनेक्शन में पावर जो होगी वो n टाइम्स कंज्यूम हो जाती है। आगे बात करें अगर हम, आगे बात करें तो हमारे पास अब हमें देखना है जो अगला इंपॉर्टेंट टास्क है वो क्या है, वो है आपका, हमें निकालना है ब्राइटनेस। हमें क्या निकालना है, ब्राइटनेस, ब्राइटनेस ऑफ बल्ब करेंगे। ठीक, चलो इसके लिए समझते हैं ब्राइटनेस निकालने के लिए। अगेन हमने कंडीशन वही ली, कंडीशन में हमने एक 50 वाट का लिया, एक 75 वाट का लिया और एक 100 वाट का बल्ब लिया, और उसको हमने कनेक्ट कर दिया एक पावर सोर्स जिसका पोटेंशियल V है। कंपनी के मैन्युफैक्चरिंग के अकॉर्डिंग देखें तो सभी जानते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग के अकॉर्डिंग अगर हम देखेंगे तो हमारा आंसर जो आएगा वो आएगा कितना, वी स्क्वायर बाई पी वाला, है ना। तो रेजिस्टेंस जो होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा पावर के, रेजिस्टेंस और पावर में इनवर्स रिलेशन होगा। जब हम इसको घर में पैरेलल कनेक्शन में लगा देते हैं, जब इसको हम घर में पैरेलल कनेक्शन में लगा देते हैं तो पैरेलल में क्या कांस्टेंट होता है, पोटेंशियल। तो हमने फॉर्मूला कौन सा यूज किया, अगेन हमने जो घर में फॉर्मूला यूज किया हमारे डोमेस्टिक में जब अप्लाई करने के बाद अप्लायंसेस में, तो वो भी हमने यही वाला फॉर्मूला यूज किया। तो यहां से भी मुझे क्या पता चला कि पावर और रेजिस्टेंस जो है वो रेसिप्रोकल है, मतलब एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक, अब समझिएगा मैंने क्या किया, ये बात तो समझ ही गए होंगे आप लोग। अब आपको यहां से समझ में आ रहा है कि कंपनी ने जिसका पावर ज्यादा रखा था, कंपनी ने जिसका पावर ज्यादा रखा था उसका रेजिस्टेंस कम था, है ना। जिसने कंपनी ने जब बनाया, कंपनी ने जब बल्ब बनाया तो पावर क्या रखा था, ज्यादा, तो उसका रेजिस्टेंस उन्होंने कैसा डिसाइड किया कि कम होगा। तो मैंने घर में जब लगाया तब भी क्या हुआ, पावर अगर ज्यादा है तो रेजिस्टेंस कम है। ठीक, यही हुआ। तो जहां पर पावर ज्यादा थी, जिसकी कंपनी ने पावर ज्यादा बताई, उसका रेजिस्टेंस कम था। घर में लगाने पर भी रेजिस्टेंस कम तो पावर ज्यादा, मतलब मेरा जो बल्ब होगा जो सबसे ज्यादा पावर का होगा, जिसका पावर सबसे ज्यादा रेटेड होगा, मतलब जो कंपनी ने लिख के दिया होगा 100 वाट का, क्योंकि कितने थे, 50 का था, 75 का था और 100 का था। तो इन तीनों में से सबसे ज्यादा कौन चमकेगा, अगर हम पैरेलल में लगा देंगे तो वो चमकेगा 100 वाला, मतलब ब्राइटनेस सबसे ज्यादा किसकी होगी, तो वो 100 वाले की होगी। ये 200 क्यों लिखा भाई, 100 की होगी। ठीक है, आ गई बात समझ में। तो ब्राइटनेस वाला ये फंडा एक बार अच्छे से देखिएगा, पढ़िएगा, है ना। यहां पर आपके डेरिवेशन खत्म। ब्राइटनेस अगर पूछा जाए तो बताना, अदरवाइज वो कोई बड़ी बात नहीं है। अब आता है हमारा लास्ट डेरिवेशन ऑफ द लेक्चर, और वो क्या है, वो है व्हीटस्टोन ब्रिज। क्या है, व्हीटस्टोन ब्रिज। आपको प्रूफ देना है व्हीटस्टोन का। ठीक, अब व्हीटस्टोन को प्रूव करने के लिए आपको केसीएल केवीएल आना चाहिए, किरचॉफ करंट लॉ और किरचॉफ वोल्टेज लॉ। अगर आता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आता तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कि आपको वो किरचॉफ करंट लॉ और वोल्टेज लॉ बताना है, तो मैं वो भी थोड़ा एक्सप्लेन कर दूंगा आपको एक लेक्चर में। ठीक है, चलिए अभी हम देखते हैं हमारे पास यहाँ पर क्या क्या है वो देखेंगे। एक हमने यहाँ पर बैटरी लगा दी है V वोल्ट की, इससे ये प्लस हो गया और ये हो गया माइनस, इधर क्या हो जाएगा माइनस। यहां से करंट चलेगा, जब ए पॉइंट पर करंट पहुंचा। अच्छा, पहली बात तो ये कि आपको व्हीटस्टोन ब्रिज आता है, व्हीटस्टोन ब्रिज आपने देखा हुआ है, व्हीटस्टोन ब्रिज ऐसा बनता है। ठीक, तो आपके पास ये क्या हो गया, ये कंप्लीट आपने व्हीटस्टोन ब्रिज बनाया। व्हीटस्टोन ब्रिज जब बनते हैं तो आपके पास यहाँ पर टोटल 4 रेजिस्टेंस होते हैं। कितने, 4 रेजिस्टेंस। ठीक है, PQRS दिखाई दे रहे हैं, PQRS, ये 4 रेजिस्टेंस है। ठीक, इन रेजिस्टेंस को कुछ इस तरीके से अप्लाई करते हैं कि इनके अक्रॉस आपने ये पोटेंशियल लगाया हुआ है, और एक यहां पर आप बीच में लगा देते हैं एक गैल्वेनोमीटर टू डिटेक्ट द करंट इन दी वायर। ठीक है, और आपने ABCD का नॉमेनक्लेचर कर दिया, A B, ये हो गया आपका पॉइंट C और ये हो गया आपका पॉइंट D, ABCD पॉइंट है। ठीक है, चलो अब इसको थोड़ा समझते हैं। करंट यहां से फ्लो हो रहा था, इसको 2 पाथ मिले करंट को, तो एक I1 अलग चले गया और एक I2 अलग चले गया। जब ये I1 यहां पहुंचा तो इसने देखा कि यार इसके पास फिर से 2 पाथ है, तो ये यहां से गैल्वेनोमीटर के अंदर करंट कितना गया, तो IG गया, और
रिमेनिंग करंट I माइनस आई जी, I1 माइनस आई जी जो है वो आपकी इस वाली लाइन से फ्लो हो गया। यहां से I2 निकला, ऊपर से कौन आ रहा था, IG आ रहा था, तो R के अंदर जो करंट है वो कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा I2, क्योंकि यहां से करंट कितना आया था, I2 आया था, और इधर से कौन मिल गया, IG, तो I2 प्लस IG करंट जो होगा वो रेजिस्टेंस R से फ्लो होगा। और जब लास्ट में देखेंगे I1 प्लस I2 माइनस IG और प्लस IG, तो आपके पास ये कैंसिल आउट हो जाएगा और बचेगा I1 प्लस I2 जो बचेगा वो क्या हो जाएगा, I1 प्लस I2 जो है वो I हो जाएगा, राइट। तो यहां पर वापस करंट उतना ही आ जाएगा। ये आपका एक डायग्राम है, ठीक है, ये आपका व्हीटस्टोन ब्रिज है। इस तरीके से आपको इस व्हीटस्टोन ब्रिज का डायग्राम बनाना पड़ेगा। अच्छा, क्वेश्चन तभी सही होगा, डेरिवेशन तभी सही होगा जब आप इस व्हीटस्टोन ब्रिज को सही सही बनाएंगे। पहली बात ये भी है ना, यहाँ थोड़ा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि व्हीटस्टोन ब्रिज जो है इसको जब आपको प्रूफ करने को आएगा, है ना, ठीक, तो वहां पर आपको डायग्राम बिल्कुल एग्जैक्टली करेक्ट होना चाहिए। अब हम इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि व्हाट इज व्हीटस्टोन ब्रिज, व्हाट इज बैलेंस्ड कंडीशन, व्हाट इज, है ना, अदर XYZ। तो व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है, इट इज एन अरेंजमेंट ऑफ 4 रेजिस्टेंस यूज्ड टू डिटरमाइन वन ऑफ दीज रेजिस्टेंस क्विकली एंड एक्यूरेटली इन टर्म्स ऑफ द रिमेनिंग 3 रेजिस्टेंस। मतलब व्हीटस्टोन ब्रिज एक ऐसा आपका इंस्ट्रूमेंट आपने बनाया है, एक ऐसा कनेक्शन आपने किया है कि आप क्या कर सकते हैं, टोटल 4 रेजिस्टेंस होंगे, उस 4 में से एक को आप पता कर सकते हैं, ठीक है, 4 रेजिस्टेंस होंगे, उसमें से एक का आप डिटेक्शन कर सकते हैं अगर वो अननोन है तो, ठीक है। अब बैलेंस व्हीटस्टोन चाहिए हमें, उसकी एक कंडीशन यहां पर आपको दिखाई दे रही है कि अगर आपने किसी तरीके से ऐसे डिसाइड किया कि P बाई क्यू इक्वल्स टू R बाई एस हुआ, या फिर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, तो आपके पास अगली कंडीशन बन जाएगी P बाई R और Q बाई एस, ये भी क्या होना चाहिए, बराबर। तो इसको कहते हैं बैलेंस व्हीटस्टोन। मतलब इसको मैं अगर आपको डायग्राम में समझाऊं तो रेशियो ऑफ P बाई एस टू दी Q बाई R जो है वो बराबर होना चाहिए। अदरवाइज आप इसको उल्टा लिख दीजिए, P और Q का रेशियो और R और S का रेशियो जो है वो भी क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, ठीक है। आ गई बात समझ में। आई थिंक हमने, एक सेकेंड, है ना, चलिए। तो देखो आप अब यहां पर अप्लाई करेंगे आप केवीएल मतलब किरचॉफ वोल्टेज लॉ, जिसको लूप लॉ भी कहते हैं। तो आपने क्या किया, पहले लूप सिलेक्ट किए, तो 2 लूप बनाएंगे, ABDA, 2 लूप बना ABDA, और दूसरा कौन सा लूप बनेगा, तो BCDB, दोनों को क्लॉकवाइज कंसीडर कर लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि दोनों में क्लॉकवाइज हम लोग मूव करेंगे, किधर, क्लॉकवाइज। आप KCL KVL जानते होंगे, और नहीं जानते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, ठीक है, मैं वो भी समझा दूंगा। अब जैसे ही KVL अप्लाई करोगे तो अब आप, हमारा जो डायग्राम है उसको मैं पहले आपको एक सर्किट बनाकर बता देता हूं यहां का। ठीक है, ये कितना है, IG है, ये कितना है, IG, ये कितना है, I1, ये कितना है, I2, ठीक है ना। तो यहां पर जब आप अप्लाई करोगे, ये कितना है P, ये कितना है S, ठीक। तो जब आप अप्लाई करोगे तो क्या होगा, P क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहे हो, करंट भी इधर जा रहा है, तो माइनस में माइनस I1 इंटू P, फिर आपका इसमें जाएगा, आप ऐसे जा रहे हो, करंट भी ऐसे ही जा रहा है, मतलब माइनस का IG इंटू G, और यहां पर देखिए करंट जा रहा है इधर की तरफ और आप जा रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन, मतलब प्लस आ जाएगा, तो I2 इंटू S, ठीक है, ये बात हो गया। अब ये वाला आपका लूप कंप्लीट हो गया, तो दूसरा वाला लूप देखते हैं। दूसरा वाला लूप क्या है आपका, उसमें करंट बनाते हैं, आपको यही समझा देते हैं लूप बनाकर, ठीक है। देखिए दूसरे वाले में यहां पर आपका कौन है, गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है। गैल्वेनोमीटर में कितना करंट जा रहा था, IG जा रहा था, यहां भी कितना जाएगा, IG जाएगा। इससे आपके 2 रेजिस्टेंस जुड़े हुए हैं, ठीक। यहां पर आपको मिलेगा I1 माइनस IG, और ये है आपका Q, और ये है आपका R, जहां पर आपको करंट मिलेगा I2 प्लस IG, ठीक है। तो आप इसमें भी आप कैसे जा रहे हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहे हैं, किधर जा रहे हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तब क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, आप सबसे पहले जब Q के रिस्पेक्ट में लिखेंगे तो जिधर करंट है उधर ही आपका लूप भी जा रहा है, तो ये माइनस में हो जाएगा, माइनस में I1 माइनस IG इंटू Q,
फिर आप देखें कि इसमें करंट किधर जा रहा है, करंट की डायरेक्शन ये है, और आप लूप में किधर आ रहे हैं, इधर आ रहे हैं, मतलब माइनस की जगह प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस हो गया, और ये I2 प्लस आई जी इंटू आर, और यहां पर भी क्या हो जाएगा, IG नीचे आ रहा है, आप किधर जा रहे हैं, IG नीचे आ रहा है, आप जा रहे हैं ऊपर की तरफ, मतलब ये आपका IG इंटू जी हो जाएगा। ठीक, दोनों इक्वेशन को आपको क्या करना है, बैलेंस करना है, और यहां से आप थोड़ा सा रीशफल करके आप क्या कर सकते हैं, अब आपको यहां पर एक बात लिखना है कि हमें बैलेंस्ड व्हीट स्टोन की कंडीशन चाहिए। किसकी, बैलेंस्ड व्हीट स्टोन। तो बैलेंस्ड व्हीट स्टोन में क्या होता है कि जो जी है गैल्वेनोमीटर में, उसमें आई की वैल्यू कितनी हो जाती है, जीरो, आई जी की वैल्यू कितनी, जीरो। तो हम लोग बैलेंस्ड के लिए क्या निकालेंगे, आई जी की वैल्यू जीरो पुट करेंगे। हम कंडीशन में पहले से रखते हैं कि IG जीरो होगी, तब हमारे पास ये कंडीशन डिराइव होती है, ये बात ध्यान रखना है ना। पहले हम लोगों को कंडीशन के लिए जीरो रखना पड़ता है, फिर हम उसको बोलेंगे कि सही है, हमारा डिफाइन हो गया। तो आपने वैल्यू जैसे ही IG की जीरो की, पहली वाली इक्वेशन ये बन जाएगी, इससे आप ये वैल्यू निकाल सकते हैं, दूसरी वाली इक्वेशन ये बन जाएगी। आप इसको एक बार कर लीजिएगा, है ना, इजी है, कोई बड़ी बात नहीं। और फिर ये आपके पास आएंगे, I1 I2 बराबर होंगे, आप दोनों को डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा P/Q इक्वल्स टू R/S/R। ठीक, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, P/S इक्वल्स टू Q/R। ठीक है, आई थिंक यहां पे कुछ, हाँ ये थोड़ा ना, ये गड़बड़ मामला है, थोड़ा गलत लिखा हुआ, इसको आप करेक्ट करिएगा। ये थोड़ा सा गलत लिख गया है, P/Q इक्वल्स टू S/R होगा, ये जो है ना, ये S/, मैं इसको करेक्ट कर दूंगा, ये S/R होगा। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, P/S इक्वल्स टू Q/R। ठीक है, ऐसा होगा ये। ठीक, तो करेक्ट करिएगा, इसका ये बताया सही है मैंने, इसका और इसका रेशो जो है वो इसके और इसके रेशो के बराबर होना चाहिए, तो वैसे होगा ये। ठीक, तो ये आपके डेरिवेशंस यहाँ पर कंप्लीट होते हैं 3rd चैप्टर के, है ना। और इसके बाद जो आप मुझे डिमांड करेंगे कि आपको कौन सा और लेक्चर देखना है, कौन से वीडियो और चाहिए, कौन सा डेरिवेशन और करना है, मैं उसके अकॉर्डिंग आपको डेरिवेशन समझाऊंगा। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच, और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको क्या पढ़ना है नेक्स्ट। थैंक यू।